हेलो, एम ऑडिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब कोई ऐसा अल्फा बीटा गामा नहीं है जिसको पुट करके मैं रूट 5 बना सकूं। तो ऐसे ही अगर मुझे रूट 5 को इसमें ऐड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, रूट 6 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब रूट 6 भी नहीं होगा, ऐसे रूट 7 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? एक तो मैं इस फॉर्म का एलिमेंट ले सकता हूँ अभी, ये खुद अपने आप में कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसको जनरेट करने के लिए मुझे रूट 2 रूट 3 रूट 4 ऐसे रूट p तक ऐड करने रहेंगे। अभी तो पाई वगैरह तो सब बचा ही है। तो इसका मतलब ऐसे कितने एलिमेंट चाहिए इसको जनरेट करने के लिए? कम से कम इनफाइनाइट एलिमेंट। मतलब मुझे एक एक करके सारे इरेशनल नंबर को इस बेसिस के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके ये इसका मतलब इसको मैं जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर है सबको? बाकी कुछ भी ऐसे फाइनाइट एलिमेंट नहीं है जिनका यूज करके मैं इसको जनरेट कर पाऊँ। कब? जब आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू होगा, कि आर के हर एक एलिमेंट को मैं उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, वेर स्केलर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्लियर है सबको ये? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस को इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? जब उसके पास कोई भी फाइनाइट जनरेटेड मतलब कोई फाइनाइटली जनरेटर नहीं होगा, मतलब जिसके पास फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो। हाँ, इससे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो सारे इरेशनल डालने पड़ेंगे अपने को। सारे इरेशनल डालूंगा तब जनरेट हो जाएगा। तो इरेशनल कितने? अनकाउंटेबल है। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिस्कस नहीं करते। लीनियर अलजेब्रा के अंदर उसी को डिस्कस करते हैं जिसके पास जनरेटर के अंदर फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया? फाइनेटली जनरेटेड। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू अगर एक वेक्टर स्पेस है, अरे वी एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ वी। तो इसका मतलब डब्ल्यू खुद एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये खुद एक वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसमें जीरो बिलोंग करेगा। तो अगर इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी डब्ल्यू के मेंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगर इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं, अल्फा यू प्लस बीटा बी, तो ये जीरो भी आएगा। हम्म, जीरो भी आएगा ना। कोई तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसका जीरो होगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक तो अल्फा बीटा दोनों जीरो हो जाए, या तो हो सकता है कि अल्फा नॉन जीरो हो, बीटा जीरो हो, या फिर हो सकता है कि अल्फा जीरो हो, बीटा नॉन जीरो हो, या फिर हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो। ये दो पॉसिबिलिटी, एक तो दोनों अल्फा बीटा जीरो होंगे, या तो इसमें से एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो होगा। अब अगर मान लो दोनों जीरो हो गए, तो क्या मैं किसी एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं? अगर दोनों अल्फा बीटा जीरो हो गए तो क्या किसी को किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो है तब। लेकिन अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अल्फा यू, अगर अल्फा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा यू इज इक्वल टू माइनस बीटा वी, यू इज इक्वल टू माइनस बीटा बी अपॉन अल्फा वी, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो u है ना, इसको v का यूज करके ही बनाया गया है। मतलब ये v इसको जनरेट कर सकता है, ये एक्स्ट्रा आ गया। जब हम लोग जनरेटर बनाते हैं तो एक्स्ट्रा वाले को रिमूव करते धीरे धीरे। ठीक है। तो इस v को मतलब ये जो u है इसको v का यूज करके बनाया गया। ऐसे अगर मान लो बीटा जीरो होता तो उस केस में क्या आता? बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अरे v इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा यू। कब? जब बीटा नॉन जीरो आता। अगर दोनों नॉन जीरो आते तो मतलब दोनों के एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर मान लो एक सेट ले रहा हूं मैं, जिसके पास u1 u2 सॉल्व अप टू कुछ n एलिमेंट है, सबसेट ऑफ v। मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, अल्फा आई यू आई, ये भी v के अंदर बिलोंग करेगा। हम्म।
ठीक है, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी बी के अंदर होता है। तो अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसके अंदर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, तो इसका मतलब वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो ये जो जन मतलब ये जो एस है, इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी क्या होता है, एक वी का सब स्पेस होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके ही बना रहा हूँ। और सब स्पेस का भी वही डेफिनेशन था कि इसके दो एलिमेंट लो तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन उसी के अंदर आने थे। तो अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसके अंदर वी के हर एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो भी वी का सब स्पेस होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना। अब अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जीरो भी रहेगा ना, तो अल्फा आई वी आई क्या आएगा, जीरो भी आएगा। अब इसमें दो केस आएंगे, या तो अल्फा आई जीरो होगा फॉर एवरी आई, या फिर अल्फा आई नॉन जीरो होगा फॉर सम आई। ये दो चीजें हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ये फाइनाइट वेक्टर का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, ये वी का मेंबर होगा। तो मान लो वी का मेंबर है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के पास भी जाएगा ना, तो हो सकता है एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, कोई तो लीनियर कॉम्बिनेशन मिल ही जाएंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो कंडीशन आती है, या तो ये सारे के सारे कोएफिशिएंट जीरो आएंगे जो स्केलर है, या तो एक किसी आई के लिए नॉन जीरो आएगा। हो सकता है एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, बट एटलीस्ट एक आई ऐसा जिसके लिए नॉन जीरो होगा। अब यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। पहले समझ लेते हैं होगा कैसे। अगर सारे अल्फा आई मेरे जीरो आ गए, उस केस में क्या होगा, मतलब अल्फा वन यू वन अल्फा टू यू टू इज इक्वल टू अल्फा एन यू एन इज इक्वल टू जीरो। जितने भी अल्फा आई है वो जीरो है। तो इसका मतलब मैं किसी भी वेक्टर को किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि मैं सबको एक साइड, जैसे मैं बाकी सबको एक साइड लेके चले जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं अल्फा वन को यहां लेके आ रहा हूं तो ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फा वन जीरो है। चाहे मैं अल्फा टू को लूँ तब भी इसको यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, अगर अल्फा एन है तब भी नहीं ला सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर है ना, इसमें किसी भी वेक्टर को किसी बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता हूँ। तो यहां से डेफिनेशन आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट को, कि किसी भी वेक्टर को, मतलब अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट वेक्टर है u1 से लेके un तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब? अगर इसको वर्ड में बोलेंगे तो इसके किसी भी एलिमेंट को बाकी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं ले सकता हूं। और उसी को अगर मैं डेफिनेशन में लिखूं तो ये आता है कि यू आई अल्फा आई अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब अल्फा आई जीरो आएगा फॉर एवरी आई। तो ये डेफिनेशन हो जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका मतलब यही है ना कि जब भी ये जीरो आ गया तो सारे अल्फा आई जीरो आएंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर को किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? लीनियरली इंडिपेंडेंट का ये डेफिनेशन होता है कि इसमें ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जिनको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम। मैं u1 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता, ना ही u1 u2 को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसमें सारे एलिमेंट आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि दो का यूज करके मैंने तीसरा बनाया, सब अपने आप अकेले बने, मतलब अलग अलग तरीके से बने, किसी का यूज करके किसी को नहीं बनाया गया। ये समझ में आया सबको? और इन केस अगर कोई किसी आई के लिए जीरो आ गया, अरे ये नॉन जीरो है, अरे जीरो, अगर मान लो किसी एक आई के लिए और सम आई, मतलब एक ऐसा आई मिल गया जिसपे अल्फा आई नॉन जीरो है लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा वन यू वन अल्फा टू यू टू प्लस अल्फा आई यू आई अल्फा आई प्लस वन यू आई प्लस वन, ऐसे लास्ट में अल्फा एन यू एन इज इक्वल टू जीरो। मान लो किसी अल्फा आई के लिए नॉन जीरो आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अल्फा आई यू आई, बाकी सबको ये साइड लेके आ जाऊंगा। तो अल्फा वन यू वन अल्फा टू यू टू अल्फा आई माइनस वन यू आई माइनस वन अल्फा आई प्लस वन यू आई प्लस वन सॉल्व अप टू अल्फा एन यू एन।
तो इसका मतलब यू आई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 अपॉन अल्फा आई जो भी रहेगा। और क्यों? क्योंकि अल्फा आई मेरा नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इस यू आई को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, इसका मतलब क्या है, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा मिलेगा जो किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। क्लियर है सबको ये? तो ये डेफिनेशन हो गया अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। तो वर्डिंग में ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई फाइनाइट वेक्टर है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई भी वेक्टर किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो एटलीस्ट एक वेक्टर तो ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अगर एक है तो उसको एक काम कर दो, रिमूव कर दो, तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर दो है तो उसको रिमूव कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक को रिमूव करने का काम करते हैं। समझ में आया सबको? हम्म। तो हम लोग ने दो अलग अलग डेफिनेशन देखा, एक तो जनरेटर और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट का यूज नहीं करेंगे हम लोग, लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटर। जनरेटर क्या करता है कि एस का एक सबसेट ले लो और वी का एक सबसेट ले लो एस, और एस के पास अगर फाइनाइट एलिमेंट है वी एन, तो पहला कंडीशन, अगर v को मैं s के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आ गया, मतलब v का हर एलिमेंट s के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सेकेंड, अगर s मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस s को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ v। v के पास ऐसे एलिमेंट उठा लिए मैंने जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब उनका एक कलेक्शन ले लिया और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये इस पूरे v को जनरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बेसिस हो जाता है v का। ठीक है, तो बेसिस के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा जनरेटर। क्लियर है सबको ये? अब डायमेंशन क्या होता है, मान लो v एक वेक्टर स्पेस है और s, अब b यूज करते हैं, b इज इक्वल टू v1 सॉल्व अप टू vn, बी अ बेसिस ऑफ v, और कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस की कितनी आ जाएगी, कितने एलिमेंट है इसके पास, n। तो देन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। ये डेफिनेशन हो जाता है अपने पास डायमेंशन का, कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, उसके बेसिस के पास कितने एलिमेंट है उससे डिसाइड होता है कि उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है। अगर इसके पास फाइनाइट एलिमेंट है तो v को हम लोग बोलेंगे फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर बेसिस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि v इज अ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्लियर है सबको? हम्म। अब मैं यूज कर रहा हूं डायमेंशन का, इसके पहले सिर्फ जनरेटर यूज कर रहा था। अगर बेसिस के पास n एलिमेंट है तब जाके बोलेंगे कि v एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। अगर इस b के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनफाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। तो q ओवर r क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। r ओवर r फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। c ओवर r ये भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेक्टर स्पेस के, उसके बाद एक एक करके उसका डायमेंशन देखते हैं। ये समझ में आया सबको?
डायमेंशन क्लियर है सबको? हेलो अभी? हेलो, अभी आ रहा है आवाज ठीक से? हम्म, ठीक है, तो एक बार जल्दी से वेक्टर स्पेस से लेकर डायमेंशन तक समझ लेते हैं। देखो, तो वेक्टर स्पेस मैंने क्या बताया था कि वेक्टर स्पेस क्या है, एक बाइनरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी स्ट्रक्चर या फिर इसी को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम लोग, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में वी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ऐसे हम लोग। और ये इंटरनल प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसे एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, या फिर इस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक वेक्टर वेक्टर के एलिमेंट लेंगे दो स्केलर के, और एक बार क्या करते हैं, दो वेक्टर के लेंगे एक स्केलर के लेंगे, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद क्या करते हैं, दो वेक्टर के एलिमेंट लेते हैं और एक स्केलर लेते हैं और आपस में एसोसिएटिव करते हैं। और इसके पास फील्ड के पास एक एलिमेंट होना चाहिए वन, और एफ अगर फील्ड है तो उसके पास वन रहता है, ठीक है, कि वन इंटू यू, यू इंटू वन हमेशा क्या आना चाहिए, वन। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो V को हम लोग कहते हैं V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर है। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि V अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो क्या V इनफ है, अबेलियन ग्रुप हो गया तो क्या हमेशा किसी भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा? अब ये सब चेक करते हैं। जेड प्लस अबेलियन ग्रुप है, क्यू प्लस पे अबेलियन ग्रुप है, ये सब अबेलियन ग्रुप है। ऐसे आर, आवाज ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्या हुआ है? रुको 2 मिनट। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? यस सर। फिर से आ रहा है? क्या मसला है इसको? आ रहा है ना अभी? हेलो, हाँ सर, आया है सर। बाहर क्यों आ रहा है? कनेक्ट फिर भी सिर्फ सर बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। नहीं नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद बाहर से आवाज नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है। इसको क्या हुआ? हेलो अभी? हेलो, हेलो प्रतीक, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, अभी भी नहीं आ रहा है? हेलो,
तो कनेक्ट अच्छे से, फिर भी क्यों आ रहा है ऐसा? कनेक्ट तो है, क्या मतलब, क्या समझा नहीं मैं, कैसा आ रहा है आवाज? अभी भी हो रहा है क्या? हेलो, अभी हो रहा है कि इससे पहले हो रहा था? हेलो, ये सेकंड वीडियो में हो रहा है कि फर्स्ट वीडियो में भी आ रहा था? हेलो, हेलो, काम करो फिर, काम करो, फिर से मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर ज्वाइन करो।